नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ जापान की यात्रा का सेकंड पार्ट। और ये लेसन क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसका एक और पार्ट यानी 3 पार्ट के अंदर मैंने इसे बनाया हुआ है। आप इसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेरी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आपके फर्स्ट पीयू के लिए भी है और सेकंड पीयू हिंदी की फुल प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर है। इसके अलावा आपकी वर्कबुक जो है उसकी प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। लास्ट में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा और आप कर्नाटका के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं। धन्यवाद। तो अब मैं बना रही हूँ पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसमें मैं बता देती हूँ कि ममता कालिया जी जो हैं वो जापान विश्वविद्यालय के अंदर एक हिंदी सम्मेलन को अटेंड करने के लिए जाती हैं और इसके साथ ही वहाँ उन्हें घूमने का अवसर भी मिलता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिसर, पुस्तकालय आदि देखने का अवसर भी मिलता है। इसी को हम आगे पढ़ रहे हैं। जी भरकर पुस्तकों में रमने के बाद हमने प्रोफेसर फूजी और विद्यार्थियों से विदा ली, यानी उनके पास से वो आगे चल दिए। हालांकि टफ्ट्स परिसर के रंग बिरंगे पेड़ और पत्तों से आच्छादित पगडंडियां हमें देर तक टेरती रही। लौट आओ लौट आओ। टेरना मतलब होता है बुलाना और आच्छादित मतलब ढकी हुई पगडंडियां, जहाँ पर हम पैरों से चलते हैं उस मार्ग को पगडंडी कहते हैं। हमारे पास पूरी एक शाम और रात थी। जैसे जैसे दिन छुपता है टोक्यो उजागर होता है, यानी जैसे जैसे इवनिंग से नाइट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टोक्यो जो है वो उसके अंदर लाइटें जलने लगती हैं। गलियों में, बाज़ारों में, सागर की और किनारों में सुरेश ऋतुपर्णा हमें फिर से ले चले। कभी जमीन के नीचे, कभी ऊपर, कभी तल्लों पर चलती रेल, चलती क्या समझ लें उड़ती है, यानी वो मेट्रो की सवारी कर रही हैं। सुरेश जी ने कोई वाहन नहीं छोड़ा। हमें सामान्य रेल से लेकर मोनोरेल, स्वचालित रेल और लॉन्च में घुमाया। हमने हवा में लहराती टोक्यो की जगमग नगरी को देखा। समुद्र तट की सतह पर थरथराते टोक्यो की रंग बिरंगी रोशनियां देखी। और तो और वहां अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का प्रतिरूप यानी डुप्लीकेट कॉपी बनाई हुई थी, वो भी स्थापित थी। मैंने जिज्ञासा की, जापान में इतने तूफान और भूचाल आते हैं, इतनी गगनचुम्बी इमारतें फिर क्यों बनाई जाती है। यानी जापान जो प्लेस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा भूचाल यानी भूकंप, अर्थक्वेक आते हैं, बहुत सारे तूफान आते हैं, बड़े बड़े साइक्लोन आते हैं, फिर भी वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ऐसा क्यों है, ये लेखिका वहाँ पर पूछती हैं। सुरेश जी ने बताया कि इनकी हर मंजिल पर इतनी जगह जानबूझकर छोड़ी जाती है जो भूकंप के धक्के सह सके, यानी जो बिल्डिंग है पूरी बनाते हैं उसके बीच में कुछ फ्लोर्स खाली छोड़ते हैं। जापान में महंगाई है जैसे विश्व के अन्य देशों में भी है, किंतु यहाँ हम भारतीयों को हर चीज़ ज़्यादा महंगी लग रही है, क्योंकि हमारे रुपए से येन का मुद्रा विनिमय करने पर हर चीज़ दुगनी कीमत की लगती है। जैसे हम देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी जो है उसकी तुलना की जाती है, इसी तरह से येन जो है वो भी अधिक महंगा है रुपए की बजाय। जैसे आप किसी चीज़ पर 3000 येन खर्च करते हैं तो घबरा जाते हैं, जबकि वास्तव में यह चीज़ सिर्फ 1600 रुपये की हुई। छोटे छोटे उपहार भी मिला जुलाकर कई हजार येन व्यय करना देते हैं। हम सबकी मुश्किल पहचान कर ऋतुपर्णा हमें 100 येन दुकान पर ले जाते हैं, जहां कई चीज़ों की कीमत सिर्फ 100 येन है। तो ऋतुपर्णा जो है वो इनको गिफ्ट भी खरीदने होते हैं अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि ये बाहर गए हैं, वापस आते समय अपने दोस्तों को गिफ्ट दें तो उनको बहुत महंगा लगता है सब कुछ। तो ऋतुपर्णा उन्हें 100 येन की, जैसे हमारे यहाँ 99 मार्केट है, ऐसे ही किसी 100 येन की दुकान पे, जहाँ वास्तव में बहुत सारी चीज़ें 100 येन की मिल रही थी। यह अलग बात है कि 100 येन में बहुधा सिर्फ डॉट पेन ही हाथ लगा। जापानी हस्तशिल्प अपनी नज़ाकत और बारीकी बयानी में विस्मित कर रहा है, यानी वहाँ का जो हैंडक्राफ्ट है वो बहुत ही बारीक महीन काम है। जापान के अंदर ओरिगेमी जो है वो उसका मेन जो हैंडक्राफ्ट है वो है। महज कागज़ के बने लिफाफे और थैले भी ओरिगेमी की कलाकृतियाँ हैं। इस दुकान में रविंद्र कालिया का मन शू हॉर्न पर अटक गया। यह प्लास्टिक का बना एक उपकरण है जिसके एक सिरे पर जूते पहनने के लिए फ्रॉक सा बना है।
इसकी विशेषता यह है कि आप खड़े खड़े भी जूते पहन सकते हैं। इसका हैंडल इतना लंबा है, कीमत भी अधिक नहीं है। वापसी पर मित्रों को देने के लिए नायाब चीज़ है यह। रवि की देखा देखी सभी मित्र शू हॉर्न खरीदते हैं, पर रवि तो अतिवादी है, यानी बहुत अधिक वो शू हॉर्न खरीद लेते हैं। वे इतने सारे शू हॉर्न खरीद लेते हैं कि हमारे सामान में उन्हें अटाना मुश्किल था, यानी रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इतने सारे वो शू हॉर्न खरीद लेते हैं। अतिवादी का अर्थ होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कर लेता है। हमारा सामान हमें पहले ही कौन कम परेशान कर रहा था, इतना भारी है कि खुद हमसे ही नहीं ढोया जाता। ऊपर से एक सूटकेस का पहिया निकल गया है। अपना देश, अपना शहर दिल्ली याद आ रहा है, जहां सेंट्रल मार्केट में आप किसी भी चीज़ की मरम्मत पल भर में करवा लो। सेवा करने को तत्पर कुली भी यहाँ नज़र नहीं आते। तो अभी लेखिका जो है वो कह रही है कि अभी उन्हें जब उनके सूटकेस का पहिया जो है वो टूट गया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर अगर वो होती तो सब कुछ आसानी से वो करवा सकती थी। हमें टोक्यो से ओसाका जाना है। हमें जापान रेलवे की सबसे तेज़ रेल शिंकासेन पकड़नी है। शिंकासेन का शाब्दिक अर्थ है न्यू ट्रंक लाइन। इसे बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। तो जापान के अंदर जो सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है उसका नाम शिंकासेन है, जिसे हम लोग यहाँ पे बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। जापान के निवासी इस रेल से यात्रा करना एक मौलिक अनुभव मानते हैं, जहाँ यहाँ से गंतव्य अधिक गति का महत्व है। मतलब जहाँ गंतव्य से अधिक गति का महत्व है। गंतव्य यानी जिस स्थान पर आपको जाना है उससे अधिक यहाँ पर इसकी गति का अनुभव करने के लिए लोग आते हैं। मंजिल से ज़्यादा सफ़र की अहमियत है। स्टेशन को यहाँ इंकी कहते हैं। टोक्यो इंकी पर आते हैं। कुछ देर हम प्रोफेसर इशिदा की प्रतीक्षा करते हैं, जिन्हें हमारे साथ चलना है। ऋतुपर्णा जी गुरु गोविंद की भूमिका में ही हैं। प्रोफेसर इशिदा दाइतो बंका यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हैं। हल्के बदन के स्मित वदन युवतर इशिदा आते ही हमारे संकट मोचक बन जाते हैं। वे अपने सूटकेस के साथ हमारा लंगड़ा सूटकेस भी किसी तरह चला कर प्लेटफॉर्म तक ले जाते हैं। उनके बाल सुलभ सुंदर मुंह पर हमें उपकृत करने का कोई भाव नहीं होता। उपकृत करने का अर्थ है कोई उपकार करना, तो वो उनकी हेल्प भी करते हैं। लेकिन जब आप उस प्रोफेसर को देखेंगे तो उनको देखकर, इशिदा को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो उनके ऊपर कोई उपकार करे। वो इतने स्वाभाविक भाव के साथ उनका काम कर देते हैं। बुलेट या शिंकासेन 16 डिब्बों की गाड़ी है। हर डिब्बे में 1300 यात्रियों के बैठने का प्रबंध है। 1300 फुट लंबी इस रेल में 40 मीटर मोटर जनरेटर लगे हैं। जिस वक्त यह 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, कहीं भी रुकने के लिए इसे कम से कम 5 किलोमीटर की गुंजाइश चाहिए। इतनी तीव्र गति होती है। टोक्यो और ओसाका के बीच 86 गुफाएं आती हैं। सबसे बड़ी गुफा 5 मील लंबी है, सबसे छोटी 100 फुट लंबी है। 8600 कर्मियों की कार्यक्षमता का उपयोग इसके संचालन में प्रतिदिन लगता है। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है इस बुलेट ट्रेन का कि इसकी स्पीड कितनी है, कितने यात्री इसके अंदर बैठ सकते हैं, कितने कर्मचारी इसके अंदर डेली काम करते हैं, कितनी इसके बीच में गुफाएं यानी केव्स आती हैं, कौन सी गुफा सबसे लंबी है, कौन सी सबसे छोटी है, सबका डिस्क्रिप्शन है। फिर है सफ़र में हमारे आराम का पूरा ख्याल रखते हुए हमें पहले ही दाहिनी तरफ की कुर्सियों पर बैठाया गया। कई गुफाओं से रेल गुजर रही है। बाहर धूप से नहाया दिन है। यकायक इशिदा शीशे की खिड़की पर एक दिशा की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, ये देखिए फ्यूजी पर्वत, भरी धूप में फ्यूजी पर्वत का हिमाच्छादित शिखर अपनी धवल ध्वजा से चमक रहा है। बर्फ और धूप दोनों की उजास से उद्दीपित, यानी फ्यूजी पर्वत जो है उसका शिखर यानी चोटी जो है उसके ऊपर बर्फ़ है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से उसका कलर धवल यानी वाइट सफ़ेद लग रहा है, और वहाँ पे धूप से वो उद्दीप्त है यानी बहुत अधिक लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। कई यात्री पर्वत की ओर देखते हुए आंखें बंद करके होठों से बुदबुदाते हैं। सुरेश बताते हैं कि कहते हैं कि फ्यूजी पर्वत से मनोकामना यानी विश का हो तो वो पूरी होती है। हमारी समस्त मंडली ध्यान मग्न हो जाती है। मंडली के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार गुप्त की तबीयत ठीक नहीं है।
फिर भी वे उत्साह बनाए रखते हैं। हमें प्यास लगती है पर पता नहीं पानी कैसे और किससे मांगे। न जाने कब ईशिदा चुपके से 2 ठिन्नी बोतल पानी में हमारी मेज पर रख जाते हैं। ज़रूर हमारी आंखें झपक गई होंगी। वे लगातार नेपथ्य से दृश्य चुरा लेते हैं। हमें खबर होती है पर देर के बाद। पानी के लिए छोटा सा शब्द जापान में मीजू है। तो मीजू वर्ड जो है वो पानी के लिए यूज़ करते हैं। लेखिका को पानी की प्यास लगती है तो जो उनके साथ जाने वाले प्रोफेसर है वो उन्हें देते हैं। जापानी शब्द अपनी लघुता से छट से याद हो जाते हैं, कम से कम उस समय जब काम पड़े। इसी तरह से हमारे हिंदुस्तानी मित्र इतनी अच्छी जापानी बोलना सीख गए कि उनका काम नहीं अटकता है। कुछ शब्द तो हिंदी से मिलते हैं, जैसे हाँ के लिए हाय और ना के लिए ईयर, ओके के लिए ऊ की अंग्रेजी से मिलता है, जबकि थैंक यू वेरी मच के लिए नित्यांत अलग शब्द है दूमो आरिगातू। तो इस तरह से कुछ जापानी वर्ड्स जो हैं वो बताए गए हैं। ओसाका स्टेशन पर उच्चायोग का प्रतिनिधि बड़ी सी वैन के साथ उपस्थित था। स्टेशन अर्थात न्यू ओसाका इकी का परिसर इतना स्वच्छ है कि लगता है कि आज कोई विशेष दिन है। नहीं, यहाँ की सामान्य ध्वजा है, यानी इसी तरह से सब कुछ क्लीन रहता है। कोई स्पेशल डे पर स्पेशल क्लीनिंग वहाँ पर नहीं होती है। तभी विस्मय की तरह सामने आ जाते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज के निर्देशक प्रोफेसर अकीरा ताकाहाशी। 30 साल बाद उन्हें देख रही हूँ। उनमें कोई बदलाव नहीं आता, वैसे ही लड़के से लगते हैं। हल्का बदन, प्रसन्न वदन। हरजेंद्र चौधरी भी साथ आते हैं। परदेश में अपने देश के लोग मिलें तो वह देश हो जाता है। इन सबके साथ मिलकर भाषा हंसने खेलने लगती है। मतलब जब हमें अपनी लोकल लैंग्वेज जानने वाले लोग जो है वो मिल जाते हैं तो चाहे हम विदेश में भी हों तो भी हमें ऐसा लगता है कि हम अपने ही देश में हैं। वैन बहुत क्षिप्र गति से चलती है, यानी तेजी से चलती है। सड़क दोनों तरफ बड़ी इमारतें हैं जहां अजनबी नाम पटों के साथ कुछ ऐसे नामपट भी यानी नेम प्लेट भी झलक जाते हैं जिनकी हम भारतीयों को सुनने की देखने की आदत पड़ जाती है, जैसे मित्सुबिशी, हिताची, काकुरा आदि। चमचमाती इमारतों के बाद रंग बिरंगे पेड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ प्रकृति की तुलिका में 7 से अधिक रंग दिखाई देते हैं। मोमीजी की पत्तियां लाल हैं, उनमें नारंगी और गुलाबी रंग भी मिले हुए हैं। साकुरा में पेड़ सफ़ेद फूलों से ढके हैं। हरा रंग यहाँ चटक हरा है, जैसे पत्तों पर किसी चित्रकार ने एक बार फिर से रंग पोत दिया हो। यानी जनरली हम देखें तो हमें ग्रीनरी ही चारों तरफ दिखाई देती है, लेकिन जापान में देखें तो वहाँ पर हर कलर के आपको पेड़ दिखाई देते हैं। देखते देखते हम ओसाका जो पहुँच जाते हैं। जी हाँ, ओसाका का किला, जो का अर्थ होता है किला, जी का अर्थ होता है मंदिर। यह है ओसाका जो 1585 में सम्राट तोयोतोमी हिदेयोशी ने बनवाया था। विशाल परिसर में हरियाली और रंग बिरंगे पुष्प पादपों से बिखरा यह किला अनेक आख्यानों का पुंज है। यों तो इसके कुछ हिस्से कई बार पुनर्निर्माण हुआ, यानी दोबारा से बनाए गए हैं। किस्से कहानियां अभी भी प्राचीन सम्राट और उसके राज्य काल के ही प्रचलित हैं। किले के चारों ओर खाई है और जलाशय है। किले का प्रवेश द्वार एक काला विशाल फाटक है। काले पत्थर की प्राचीर है, यानी इसका एंट्रेंस जो है वो ब्लैक कलर का है। यह किला जापानी संघर्षशीलता और जिजीविषा का प्रतीक है। सम्राट तोयोतोमी से भी पहले 1496 में जूडो शिंशी नामक पादरी इस स्थल पर एक आश्रम स्थापित किया, जहां कालांतर में एक विशाल मंदिर विकसित हुआ, ओसाका होगांजी। आग लगने से यह मंदिर पूरी तरह भस्मीभूत हो गया, यानी पूरी तरह जल गया। ओसाका जो कई बार बना और नष्ट हुआ। यहाँ लकड़ियों का इतना अधिक प्रयोग होता है कि बार बार इनमें आग लगने की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एक बार तो इसके ऊपर बिजली भी गिरी थी, यानी जो नेचुरल लाइट होती है वो गिर गई थी। 1931 में इसका नवीनीकरण हुआ। इसी परिसर में ओसाका जो का संग्रहालय भी है, यानी म्यूजियम है। चारों तरफ फल फूलों
के पेड़ों से आच्छादित यह स्थल बहुत से यादगार आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है। रात के समय ओसाका जो और संग्रहालय सुनहरी रूप हरी रोशनी में नहाए हुए नयनाभिराम स्मारक लगते हैं। यानी नाइट टाइम में ओसाका जो किला है उसके अंदर लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। अब इसके बाद एक और मुझे लग रहा है कि बनाना पड़ेगा वीडियो, तो हम मिलेंगे अब थर्ड पार्ट के अंदर। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर लिखें कि आप कौन से पार्ट से कर्नाटका के मुझे देख रहे हैं।